बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अजीज तलबा, आज हम इंडेक्स नंबर के टॉपिक को कवर करेंगे। इंडेक्स नंबर क्या चीज़ है? An index number is a measure of change in a variable or group of variable over time। क्या मतलब? इंडेक्स नंबर एक इस तरह की स्टैटिस्टिकल पैमाइश है जो एक वेरिएबल या एक से ज़्यादा वेरिएबल, आमतौर पे ये ग्रुप ऑफ वेरिएबल होते हैं, बहरहाल उनमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंजेस आती हैं उनको मेजर करता है। It is typically used in economics to measure trend in a wide variety of areas। तो इकोनॉमिक्स में ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और जैसे स्टॉक मार्केट प्राइसेस में आने वाली चेंजेस के लिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग में आने वाली चेंजेस के लिए, इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह, तो काफ़ी एरियाज में इसका इस्तेमाल है। इनफैक्ट ये स्टैटिस्टिक की वो पैमाइश है जो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इकोनॉमिक्स में ख़ास तौर पर। कुछ एग्जांपल्स आपको इंडेक्स नंबर के देते जाएं। एक इंडेक्स नंबर जो बड़ा मशहूर है उसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, और ये बेसिकली एवरेज वैल्यू शो करता है इन्फ्लेशन की, और ये बेसिकली ये शो करता है कि कंज्यूमर की जेब पर कितना बोझ आ गया है। वक्त के साथ साथ ये कंज्यूमर की जेब पर कितना बोझ आ गया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये एक अहम इंडेक्स है और ये यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरह ये अमेरिका में भी, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डो जोन इंडस्ट्रियल एवरेज है, ये बेसिकली न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो स्टॉक, जिस तरह पाकिस्तान में KSE 100 है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में है डो जोन इंडस्ट्रियल एवरेज। तो वो बेसिकली एक इंडेक्स है और जो रोज़ाना की बुनियाद पे कैलकुलेट होता है। एक और इंडेक्स है जिसके नैस्डैक कहते हैं अमेरिका में। इट स्टैंड्स फॉर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटिक कोटेशन, और ये जो है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में, नैस्डैक कंपोजिट अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह हमारे पास है जो KSE 100 इंडेक्स है, ये PSX मतलब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये इस्तेमाल होता है। KSE 100 इंडेक्स स्टॉक्स हैज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल मार्केट सेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ एरियाज हैं। जैसे टेक्सटाइल एक एरिया है, मुदारबा कंपनी एक और एरिया है, बैंकिंग कंपनीज एक और एरिया है, तो मुख्तलिफ एरियाज हैं। तो इन एरिया से हर एक एरिया की इसमें रिप्रेजेंटेशन KSE 100 इंडेक्स में रिप्रेजेंटेशन हो रही है, और ये जो इंडेक्स है ये तकरीबन मार्केट में मौजूद तमाम कैपिटलाइजेशन का 85% ये शो करता है। ये मार्केट में मौजूद तकरीबन 85% कैपिटल को ये शो करता है। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, और ख़ासतौर पे ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, इसके लिए मैं आपको एक लिंक भी दे दूंगा। फिलहाल मुख्तसर इतना समझें कि कुछ वो शेयर्स होते हैं कि जो लोग मुख्तलिफ वजह से अपने पास रख लेते हैं, वो उनको मार्केट में फ्लोट नहीं करते। तो वो अगरचे शेयर्स होते हैं, शेयर आउटस्टैंडिंग होते हैं कंपनी के, लेकिन वो फ्लोट नहीं हो रहे होते, लिहाजा उनका हम जिक्र नहीं करते। KSE 100 इंडेक्स में उन शेयर्स का जिक्र होता है जो उनको फ्री फ्लोट कर रहे होते हैं। ये क्यों होता है, इसके मिसाल इस तरह समझें कि कंपनी है, उसके टोटल जितने भी शेयर्स हैं, कंपनी के जो मालिक हैं जिनको हम डायरेक्टर्स कहते हैं, उन्होंने 51% शेयर अपने पास रख लिए हैं, इसलिए कि कंपनी की ऑनरशिप हमारे घर से बाहर ना जा सके। तो उन्होंने उसका 51% शेयर अपने पास रख लिए, यानी मेजॉरिटी शेयर्स उन्होंने अपने पास रख लिए। इसका फायदा ये होता है कि एक कंपनी में मैनेजमेंट भी उनकी हो जाती है, में अहम फैसले उन्हीं के माने जाते हैं।
बाकी 49% शेयर वो मार्केट में फ्लोट कर देते हैं, बेच देते हैं, और इसके अगेंस्ट उनको पैसा आ जाता है जो कंपनी के फायदे के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये जो 49% शेयर होते हैं जो मार्केट में फ्रीली फ्लोट करते हैं, इनको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है। बाकी डिटेल में आपको एक लिंक दे दूंगा, वहां देख लीजिए। रिलेटिव अब हम आते हैं मुख्तलिफ इंडेक्सेस पे। सबसे जो आसान इंडेक्स है और उसको हम प्राइस रिलेटिव कहते हैं, और ये एक वक्त में सिर्फ एक आइटम के लिए बनता। इस एतबार से ये बहुत ही आसान इंडेक्स है, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है। इसलिए कम यूज होता है कि ये सिर्फ एक आइटम के लिए है। मसला ये है कि अब अगर आप एक कंज्यूमर की बात करें तो उसका वो सिर्फ एक आइटम खरीद के पूरा महीना नहीं बैठ जाता। एक कंज्यूमर की एक बंदे की तनख्वाह आती है तो वो बहुत सारे आइटम्स उसके खरीदता है। वो अगर पेट्रोल खरीदता है, वो गाड़ी के लिए मोबाइल खरीदता है, वो गाड़ी की ट्यूनिंग कराता है, तो ये तो गाड़ी के रिलेटेड आइटम हो गए। तो वो घर के किराए भी देता है, घर के वेयर एंड टेयर हो जाती है, उसमें भी पैसे लगाता है। वो तरह तरह की सब्जियां खरीदता है, वो दालें खरीदता है, तो वो बहुत ज्यादा आइटम्स हो जाते हैं। लेकिन बाहर शुरू करने के लिए आसान है कि ये सिर्फ एक आइटम का इंडेक्स है, और इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्राइस इंडेक्स शोज हाउ current price per unit for a given item बहुत अहम है, compares to the base period price per unit of the same item। तो इसमें पर यूनिट प्राइस अब कितनी हो गई है अब, और बेस पीरियड में क्या है। इंडेक्स नंबर में और कुछ नहीं होता। अब प्राइस कितनी हो गई है, इसको प्राइस इन पीरियड टी कहते हैं, ये करंट प्राइस होती है। और बेस पीरियड में बिलफर्ज आज से चंद साल पहले बिलफर्ज करंट प्राइस आप समझ लें कि 2019 अगर आपका करंट ईयर है तो 2019 में प्राइस क्या है, और आप कह रहे हैं कि 2005 में हमारा बेस पीरियड था। बेस पीरियड बेसिकली एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस बहुत ना आई हुई हो। जैसे 2020 को हम बेस पीरियड नहीं ले सकते, इसमें कोरोना जैसा अहम मसला आया है और दुनिया भर की इकोनॉमी बुरी तरह मुतासर हो गई है। तो ये बेस पीरियड नहीं हो सकता। बेस पीरियड वो होता है जिसमें वबाएं ना आई हो, सैलाब ना आए हो, कोई बहुत बड़े बड़े मसाइल ना आए हो, तो इस तरह के साल को हम बेस पीरियड लेते हैं जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबल ईयर हो और वहां प्राइसेस स्टेबल रही हो। तो बहरहाल प्राइस इन करंट पीरियड, ये प्राइस इन पीरियड टी का मतलब है प्राइस इन करंट पीरियड, और प्राइस इन बेस पीरियड, और ये एक ही कमोडिटी का जिक्र हो रहा है। और जब आप इनको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उस पीरियड के लिए प्राइस रिलेटिव हो जाएगा। इस तरीके से इंडेक्स मालूम करते हैं। ये मैंने जरा डिटेल में लिख लिया है। अब मैं जरा सिंबल्स इस्तेमाल करके इसका फार्मूला बताता हूँ। हम करंट ईयर प्राइस को पीटी से डिनोट करते हैं, तो लिहाजा प्राइस इन पीरियड टी को बजाय हम पीटी लिखेंगे। बेस पीरियड की प्राइस को हम P0 लिखेंगे। इनको जब डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको आप IT से डिनोट करेंगे, इंडेक्स एट टाइम T। बाकी चूंकि ये प्राइस के लिए बनाया गया है तो इसमें हम मुसलसल प्राइस की बात कर रहे हैं। प्राइस इन करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस इन बेस ईयर वगैरह वगैरह। अगर इंडेक्स नंबर किसी भी और वेरिएबल के लिए बनाए जा सकते हैं, जैसे क्वांटिटी के लिए, तो क्वांटिटी सोल्ड इन करंट ईयर, क्वांटिटी सोल्ड इन बेस ईयर, तो ये इस तरह हो जाएगा, सोल्ड या परचेज जो भी है। उसी तरह 100 से मल्टीप्लाई करके इंडेक्स मालूम हो जाएगा। ये प्राइस के लिए इंडेक्स है और इस वजह से इसको प्राइस रिलेटिव कहेंगे। ये क्वांटिटी के लिए कैलकुलेट किया गया तो लिहाजा इसको क्वांटिटी रिलेटिव कहेंगे। इसी तरह ये वॉल्यूम के लिए कैलकुलेट किया गया तो इसको वॉल्यूम रिलेटिव कहेंगे। और बाकी ये वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वॉल्यूम हो जाता है। जैसे VT बराबर होता है PT इंटू QT और V0 बराबर हो जाता है P0 इंटू Q0, इस तरीके से होता है। बहरहाल
ये वॉल्यूम ये वॉल्यूम है। अच्छा, वॉल्यूम का मार्केट कैपिटलाइजेशन से बड़ा अहम ताल्लुक है। आप शेयर हैं बिलफर्ज आपके पास, आप शेयर के प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी। शेयर के प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लें तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अब आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन में कुछ ना कुछ समझ आना शुरू हो गया होगा। तो ये प्राइस रिलेटिव, क्वांटिटी रिलेटिव, वॉल्यूम रिलेटिव वगैरह की बात हो गई और उनके फार्मूले हो गए। अब हम बात करते हैं कि जी इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के जी इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। ये आप देखें, ये आपको मुख्तलिफ सालों का मुख्तलिफ साल के बने और उसमें एक ख़ास कमोडिटी है और उसके अमेरिकन मार्केट में डॉलर्स में प्राइस ये बने और वो कमोडिटी है रेगुलर गैसोलीन। मतलब है रेगुलर जो पेट्रोल है, प्रीमियर नहीं, रेगुलर जो पेट्रोल है उसकी प्राइसेस है, ये उसके प्राइसेस है, ये उसके प्राइसेस है। बाकी ये टेबल ज़रा काफ़ी बड़ा बन रहा था तो मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके दूसरा हिस्सा इधर ही कॉपी कर लिया है। आप ये देखें, यहाँ ईयर प्राइस प्राइस रिलेटिव, या अगेन ईयर प्राइस प्राइस रिलेटिव। असल में ये सारा पोर्शन इसके नीचे आ रहा था यहाँ पर, लेकिन मैंने कम पेजेस इस्तेमाल करने के लिए वो पोर्शन इधर लिख लिया। आपको जब ये क्वेश्चन अगर पेपर में मिलेगा तो आपको ईयर का कॉलम और प्राइसेस का कॉलम केवल होगा। ये प्राइस रिलेटिव आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करके खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा और अभी आपको मैं कैलकुलेटर में बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। चले जी, अब आपको कैलकुलेटर की मदद से मैं ये बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो वैल्यू है 100 ये कैसे आ गई है। इसमें जब आप बेसिकली इसमें ये जो जीरो है 1990 को हम जीरो कंसिडर कर रहे हैं, 1991 को हम 1 कंसिडर कर रहे हैं, 1992 को हम 2 कंसिडर, यानी T2 हो जाएगा इसका। ये वो जो मिड टर्म में आपने कोडेड ईयर बताए थे, अगर आप इन सब से 1990 को माइनस कर रहे हैं तो ये T हुआ शो करता है बाहर। अब आप ये देखें कि जब आप PT को P0 से, क्योंकि 1990 है तो इसमें P0 को ही P0 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली करेंगे कैसे ये जरा देखें कैलकुलेटर में। मैं 1.30 को देखें, 1.30 मल्टीप्लाई बाई 100, ये फार्मूले में जो 100 था, और डिवाइड बाई 1.30 और इसका आंसर आता है एग्जैक्टली 100। ये 100 कैसे आया ये अब आपको समझ आ गया। अब आपको मैं बता रहा हूं कि 84.62 कैसे आता है। ये फिगर असल में मैंने ये फिगर जो अब PT है, ये PT है और ये P0 है, तो PT को P0 से हम डिवाइड करेंगे। देखें कैसे, 1.10 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 1.30 और ये आ रहा है 84.62%, ये राउंड करके 84.62%। तो अब आपको समझ आ गई ये फिगर कहां से आया। इसी तरह ये 1992 के सामने ये फिगर कैसे आया है, तो देखें मैंने 1.09 को, इस फिगर को जहां माउस आपका हरकत कर रहा हुआ नजर आ रहा है, इस फिगर को मैंने डिवाइड किया है इस फिगर पे 1.30। देखें ये नीचे वाला नहीं बदलता, सिर्फ ऊपर वाला बदलता है, और अगेन 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। कैसे, ये इधर देखिए, 1.09 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 1.30 और ये 83.85। ये आंसर अब आपको समझ आ गई होगी कि राउंड करके ये आंसर कैसे आए। अच्छा जी, जरा आगे आते हैं और ये कैलकुलेशन आखिरी साल के लिए करते हैं, 2008 के लिए। यहां हमारे पास है 3.25 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई बेस ईयर की प्राइस है 1.30, वही बेस ईयर की प्राइस, तो आंसर आ रहा है 250। ये 250 कैसे आया। बाकी ये क्या शो कर रहा है, इसमें जहां जहां पर ये प्राइस रिलेटिव 100 से कम आया है तो मतलब ये है कि उस साल जो है
इस हद तक जो है अगर बेस ईयर की प्राइस को 100 कंसिडर किया जाए तो 91 में ये 84.62%, यानी अप्रॉक्सीमेटली अगर 85% कह दें तो तकरीबन 15% प्राइस कम हो गई है। अगर बेस ईयर के साथ कंपेयर कर लें तो 1991 में अबाउट 15% प्राइस कम हो गई है, क्योंकि 100 से कम आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखें आपको 100 से ज्यादा आंसर नजर आ रहा है, ठीक है। अब बिलफर्ज 2000 में प्राइस देखें 113.85 का मतलब है कि अबाउट 13% गैस रेगुलर गैसोलीन की प्राइस इंक्रीज कर गई है अगर आप इसको 1990 से कंपेयर करें। इसी तरह 2008 में 1990 के साथ कंपेयर करके 150%, देखिए 250 से 100 माइनस करें तो 150% प्राइसेस इंक्रीज कर गई है। तो बहरहाल ये एक कमोडिटी के लिए इंडेक्स नंबर कैसे मालूम करते हैं ये मैंने तरीका बता दिया। आगे जाते हैं। मैंने बताया था कि हम एक कमोडिटी वाली बात हम जरा कम करते हैं, हमने बहुत सारी कमोडिटी के इंडेक्स कैलकुलेट करने होते हैं, और इस वजह से जब बहुत सारी कमोडिटीज हो तो हम समेशन के बगैर काम नहीं चला सकते, हमें सबको टोटल करना पड़ता है। आपको पिछला जो फार्मूला था उसमें कहीं पर भी सम नहीं नजर आ रहा था, अब जो आपके पास फार्मूला नजर आ रहा है उसमें आपको सम नजर आता है, और सम को आपको पता है सम के लिए जो सही डिटेल है वो ये है, सम ऑफ एक्स आई वेयर आई टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 to n, कुछ इस तरह होता है। तो वो जो पी आई है, ये आई आपको पहले नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वहां एक ही कमोडिटी थी, वहां एक ही कमोडिटी थी, तो आई का हमने कहीं जिक्र नहीं किया। लेकिन अब बहुत सारी कमोडिटीज जो हैं तो लिहाजा हम आई का जिक्र करेंगे। बाकी ये क्वांटिटी वॉल्यूम की वही कहानी है, या उसी तरह की कहानी है, जो चेंज इधर आया है वो इधर भी आ गया है। सिर्फ प्राइस के लिए बात समझ लें तो सबके लिए बात समझ आ जाएगी। एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स का मतलब ये है कि हम प्राइस के लिए इंडेक्स बना रहे हैं और बहुत सारे कमोडिटीज की है, लिहाजा हमें एग्रीगेशन यानी हमें टोटल की जरूरत पड़ती है। एग्रीगेट टोटल के लिए या सम के लिए कहते हैं। Although price relative can be used to identify price changes over time for individual item, price relative तो एक item के लिए इस्तेमाल होता है। We are often more interested in general price changes for a group of items taken as a whole. For example, if you want to index that measure the change in overall cost of living, अगर आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर टाइम मालूम करना चाहते हैं तो उसमें तो बहुत सारी चीजें आएंगी, उसमें तो फूड आइटम्स भी आएंगे, हाउसिंग भी आएगी, खुराक में 1000 चीजें होंगी वो आ जाएंगी, हाउसिंग में किराए और इस तरह के बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, कहीं होटल वगैरह में रहना पड़ा और कुछ, वो सारा हाउसिंग में आ जाएगा, या फिर क्लोथिंग आ जाएगी। क्लोथिंग का मतलब यह है कि उसमें जो है कपड़ों पर जो खर्चे हुए वो एक खास पीरियड में वो आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन पे, ट्रेवलिंग पे, टूरिज्म पे वो जो खर्चा है वो इसमें आ जाएगा, इलाज मुआवजे पर जो खर्चा है वो भी आ जाएगा। तो इसमें तो बहुत सारे एरियाज के खर्चे आ जाएंगे, एक आखिरी एरिया का मिसलेनियस वो भी आएगा। An aggregate price index is developed for specific purpose of measuring the combined change of group of items. तो ये combined change शो करता होता है। इसकी दो टाइप्स है, अनवेटेड और वेटेड। पहले मैं अनवेटेड डिस्कस कर रहा हूँ और फिर मैं वेटेड डिस्कस करूंगा। अनवेटेड जो है मुख्तलिफ जो आइटम आप इंक्लूड करते हैं उनकी इम्पोर्टेंस को यानी इम्पोर्टेंस को फार्मूले में लेकर नहीं आता। वेटेड जो है इंपॉर्टेंस को भी फार्मूले में लेकर आता है। कैसे? पहले अनवेटेड को हम कवर करेंगे। एक एग्जांपल से ये बात समझ आ जाएगी। द फॉलोइंग टेबल शोज यूनिट प्राइस ऑफ ऑटोमोटिव ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये जी जिन लोगों के पास गाड़ियां होती हैं तो उनके पास खर्चे रेगुलरली होते हैं, उनका पेट्रोल पे खर्चा हो रहा होता है, उनका मोबाइल पे खर्चा, क्वाड ऑफ ऑयल पे खर्चा, ऑयल का मतलब मोबाइल है। वैसे रूटीन में अगर आप पेट्रोल की बात करेंगे तो हम लोग ऑयल कह देते हैं, ऑयल नहीं है, आपको फ्यूल कहना चाहिए, यहाँ पर आपको फ्यूल कहना चाहिए। और मोबाइल के लिए आप ऑयल कह दे तो वो सही है।
बाकी टायरों पर खर्चा हो जाता है, और इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी पर खर्चा, जो गाड़ी के वियर एंड टेयर के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी का खर्चा। तो ये आपको 2 ईयर्स का डेटा गिवन है, 1990 जो बेसिकली बेस ईयर है और 2008 जो बेसिकली करंट ईयर है। तो आपने एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स 2008 के लिए मालूम करना है बेस्ड ऑन 1990। ये बेस्ड ऑन का मतलब इशारा है कि ये बेस ईयर है। तरीका यह है कि इन सब के ये यूनिट प्राइसेस गिवन है, आपने इनको भी टोटल करना है, इनको भी, जो मैंने टोटल कर दिया है। और इतना आप समझ गए हैं कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये टोटल का जो रो है ये गिवन नहीं होगी, बाहर ये टोटल आप खुद कर सकते हैं। ये टोटल जो समेशन पीआईटी को शो कर रहा है, जो करंट ईयर के शो कर रहा है, ये आके इसको रिप्लेस करेगा फार्मूले में, और ये टोटल ये बेस वाले को रिप्लेस करेगा फार्मूले में, और बाकी अंडर से मल्टीप्लिकेशन होगी। ये बाकी कैलकुलेट करके 123.9 अप्रॉक्सीमेटली 124% आंसर आ रहा है। यानी ये बता रहा है कि ये जो मुख्तलिफ आइटम्स हैं इसमें ये 90 से 2008 में इसमें 24% प्राइसेस में इंक्रीज आ गई है। ये अमेरिकन मार्केट की बात कर रहा हूँ, 24% प्राइसेस में इंक्रीज आ गई है, ठीक है ना। तो क्योंकि 124 हो गया है तो 100 माइनस करें तो 24% प्राइसेस में इंक्रीज आ गई है। लेकिन आपने एक बात नोट करनी है कि ये जो अनवेटेड एग्रीगेटिव अप्रोच है ये कुछ ज़्यादा सही नहीं है। क्यों? ये आप ज़रा ये गौर करें, आप पेट्रोल की प्राइस थी, यूनिट प्राइस थी, पेट्रोल का एक यूनिट की प्राइस थी 1.30, ये 1.30 1990 में थी और 2008 में 3.25 हो गई। लेकिन मसला ये है कि गाड़ी हम चलाते हैं तो हम एक यूनिट पेट्रोल तो इस्तेमाल नहीं करते, हम तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, उसका जिक्र इधर नहीं है। जो क्वांटिटी हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं उसका जिक्र नहीं है, और वो क्वांटिटी असल में वेट है। ये एक क्वार्ट ऑयल तो हम इस्तेमाल नहीं करते, एक गाड़ी बिलफर्ज 1 साल तक इस्तेमाल होती है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल होता है, महीने बाद एक आध दफ़ा तो चेंज करना ही पड़ता है, और वैसे ज़रा गाड़ी के इस्तेमाल पर है। तो इसी तरह टायर है, ख़ास फासले के बाद चेंज करने पड़ते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी अलबत्ता चेंज नहीं करनी पड़ती, वो शायद साल में एक दफ़ा लेनी पड़ती, ठीक है ना। लेकिन ये बाकी चीज़ें शायद साल में 2-2 दफ़ा, और ये तो शायद 1000 दफ़ा चेंज करना पड़े, डिपेंड करता है कि यूज़ कितना है। तो ये जो अनवेट है ये कुछ इतना अच्छा अप्रोच नहीं है, क्योंकि ये चीज़ की इम्पोर्टेंस को कैलकुलेट कंसिडर नहीं कर रहा। अब मैं, लेकिन बाहर ये एक फार्मूला है जो इसको जिसका मैंने बता दिया। अब मैं ज़रा वेटेड की तरफ आ जाता हूँ, वेटेड इंडेक्स नंबर। ये वही क्वेश्चन है, यहाँ तक डेटा, ये डेटा एग्जैक्टली वही है, ये सारे आइटम्स भी वही हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि साल में तकरीबन कितनी दफ़ा आपको पेट्रोल डालना पड़ा है, ठीक है। चले प्राइस तो ये थी, लेकिन कितनी दफ़ा डालना पड़ा है तो पता चला कि 1000 दफ़ा। अच्छा, ऑयल कितनी दफ़ा? 15 दफ़ा चेंज करना पड़ता है। टायर कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा चेंज करने पड़ते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी पूरे साल के लिए एक ही दफ़ा काफ़ी हो जाती है, वो एक ही दफ़ा काफ़ी हो जाती है पूरे साल के लिए। अब जो फार्मूला हमारे पास है वो पिछला वाला नहीं रहा, ये फार्मूला नहीं रहा, इसके साथ यहाँ पर और यहाँ पर वेट मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। फार्मूला इधर से चेंज हो गया, यहाँ पर और यहाँ पर वेट आ जाएगा। अभी देखिए ये फार्मूला हो गया, इसके साथ भी वेट मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ भी वेट और ये जो क्वांटिटी है ये असल में वेट का काम कर रहा है। ये 1990 के प्राइसेस ये बेस ईयर के प्राइस यानी PI0 को शो कर रहा है, और 2008 के प्राइस ये PIT को शो कर रहा है, यानी करंट ईयर के प्राइस को शो कर रहा है। बाकी डियर स्टूडेंट, हमने ये कैलकुलेशन कैसे की है, तो 1.30 को 1000 से मल्टीप्लाई करें आप तो 1300 आ जाएगा। ये आपको समझ आ गई कि ये फिगर कैसे कैलकुलेट किया गया। इसी तरीके पर ये नीचे फिगर 2.10 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 31.5 आएगा। अच्छा जी, 3.25 को जो करंट ईयर की प्राइस है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 3250 आएगा।
इसी तरह 8 को मल्टीप्लाई करें, जो करंट ईयर के प्राइस है 15 से, तो ये 120 आ जाएगा। तो ये इस तरह प्राइसेस, और आखिर में इनको टोटल कर दिया जाता है। और इंडेक्स में ये फिगर 4680 आके ये ऊपर वाले इसको रिप्लेस करते हैं, इस पूरा समेशन सब कुछ समेत इसको रिप्लेस कर देता है, क्योंकि समेशन इसमें हो गई है, टोटल हो गया है। इस पूरे समेशन को ये नंबर 2411.5 रिप्लेस करेगा, क्योंकि ये बेस ईयर की प्राइसेस में यूज हुआ होगा। बहरहाल इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जो पता चलता है, पहले हमें पता चल रहा था कि 24% प्राइस इंक्रीज कर गए, लेकिन अब पता चल रहा है कि 94% प्राइस इंक्रीज कर गई है। ये सारा फिगर, लेकिन फिगर याद रखें कि ये ज्यादा अच्छा है, वो वाला सही नहीं था। इसमें हमने पेट्रोल को कितना इस्तेमाल किया पूरे साल वो भी लिखा हुआ है, हमने ऑयल कितनी दफा चेंज किया वो भी लिखा हुआ है, लिहाजा ये ज्यादा बेहतर रिजल्ट शो कर। तकरीबन 94% प्राइसेस इंक्रीज कर गई है। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ कॉमनली यूज्ड एग्रीगेटिव वेटेड इंडेक्स नंबर। कुछ कॉमनली यूज्ड जो एग्रीगेटिव वेटेड इंडेक्स नंबर है वो आपको बता रहे हैं। अलबत्ता ये बात याद रखें कि इंडेक्स नंबर जब प्राइस के लिए कैलकुलेट करते हैं तो हम क्वांटिटी को एज वेट इस्तेमाल करते हैं, और जब वेट के लिए बनाते हैं तो प्राइस को एज वेट, यानी ये एक दूसरे के लिए वेट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जो कॉमनली यूज इंडेक्स नंबर है उसमें एक दो आपके लिए मैंने रखे हैं। एक ये साइंटिस्ट के नाम है, मुमकिन है कि इस तलफ़ुज़ मेरा ज़रा गलत हो, लेस्पियर इंडेक्स है और पाशेज इंडेक्स है। इस इंडेक्स की खास खूबी यह है कि इसमें बेस ईयर की वैल्यूज जो है वेट के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, और इसकी जो है करंट ईयर की वैल्यूज जो है ये वेट के तौर पे इस्तेमाल होती है। फार्मूला ये है, ये आप देखें वही प्राइस रिलेटिव, लेकिन टोटल एग्रीगेशन क्योंकि हो रही है बहुत सारी कमोडिटीज के लिए, और ये बेस ईयर की क्वांटिटी, मैंने कहा ना बेस ईयर की वैल्यूज इंडेक्स के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, वेट के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। पाशेज में यहाँ पर करंट ईयर की क्वांटिटीज इंडेक्स के तौर पे इस्तेमाल, ये वेट के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। याद रखें पाशे इंडेक्स कैलकुलेट करना ज्यादा मुश्किल है। इस सेंस में मुश्किल है कि इसके लिए बड़ा सर्वे चाहिए। अगर आपको ये इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो आपको पास्ट से, बेस ईयर से प्राइस भी मालूम होगी पहले से ही, वो आपके पास पुराना रिकॉर्ड पड़ा होगा। बेस ईयर की क्वांटिटीज जो इधर और इधर दोनों जगहों पर इस्तेमाल होगी वो भी आपके पास पुरानी मौजूद होगी। सिर्फ नया जो सर्वे करना है वो करंट ईयर की प्राइसेस के लिए करना। तो ये इंडेक्स कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा आसान है, और ये इस असम्पशन पे है कि इस साल लोग जितनी भी क्वांटिटी मुख्तलिफ चीजों के इस्तेमाल करेंगे ये उतनी होगी जितने बेस ईयर में उतने उन्होंने इस्तेमाल कर दिए। तो ये थोड़ा सा जरा कमजोर असम्पशन है। बिलफर्ज अगर आप 2000 के आसपास की बात करें, जब मेरी शादी हुई थी तो तब की सिचुएशन जो है कुछ और थी। प्राय क्वांटिटीज, हमारे फैमिली साइज बहुत छोटा था तो क्वांटिटीज बहुत कम इस्तेमाल होती। अब अल्लाह ताला ने फजल फरमाया, मुझे 4 बच्चों का वालिद बना दिया। अब जो क्वांटिटीज इस्तेमाल हो रही हैं तो वो ज़रा ये डिफरेंट सिचुएशन। तो मैंने अपनी पर्सनल एग्जांपल ही दे दी है आपको बात समझाने के लिए। यही सिचुएशन हर फैमिली की हो सकती है, तो ये इस वजह से लेस्पेयर्स पर ये थोड़ा बहुत एतराज हो सकता है। इसके बजाय अगर आप ये प्राइस के बजाय क्वांटिटी इंडेक्स इस्तेमाल करें तो आप इन फार्मूलों में जहां जहां ये P लिखा गया उसके बजाय Q, और जहां जहां Q लिखा गया उसके बजाय P लिख लें तो ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बन जाएगा। बाकी तरीकाकार एक ही जैसा है, कैलकुलेशन का इससे खास फर्क नहीं है। ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने आपको स्टॉक प्राइस की मदद से ये कुछ कैलकुलेशन बताई हैं। ये 4 कंपनियां हैं, उनके स्टॉक प्राइसेस हैं, ये बेस ईयर की स्टॉक प्राइसेस हैं। ये बेसिकली परचेज, जब हमने स्टॉक खरीदा है, एक्चुअली ये पोर्टफोलियो के प्राइसेस हैं। कोई इन्वेस्टर है
उसने अपने पास पोर्टफोलियो में सारे आपको पता है इन्वेस्टर जो हैं अपने पास एक स्टॉक नहीं रखते, एक से ज़्यादा स्टॉक्स रखते हैं। वो एक फाइनेंस का उसूल है, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, टोकरी गिरेगी तो सारे ही अंडे टूट जाएंगे। तो अगर आप सारे के सारे शेयर इस एक कंपनी के खरीद लें और ये कंपनी खराब हो गई तो आपके सारे के सारे शेयर की प्राइस खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप बहुत सारी कंपनियों के और मुख्तलिफ एरियाज के, अब ज़रा ये देखें, ये लग रहा है कि ये ट्रांसपोर्टेशन है, ये ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, उसके शेयर हैं। ये इलेक्ट्रिक कंपनी है, कोई वापडा किस्म की कंपनी है, उसके शेयर हैं। ये कोई गैस के कंपनी है और उसके शेयर हैं। और ये कोई सोप की या यूनिलीवर किस्म की कंपनी है और उसके शेयर के प्राइस हैं। तो बहरहाल ये इन्होंने काफ़ी अच्छा एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है और उनके परचेज प्राइस, जिस शेयर जो इन प्राइस पे परचेज किए थे और अब मार्केट में उन शेयर की क्या प्राइस चल रही है, और ये तो वो है कि जितने नंबर ऑफ शेयर इन्होंने परचेज किए थे, इसके बेस पे आपने एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स मालूम करना। और ये आप देखेंगे कि लेस्पायर्स का फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे पास करंट क्वांटिटीज नहीं है, बस वही क्वांटिटीज है जो पुरानी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये मैंने पहली बात तो ये कि ये परचेज प्राइस को P0 से PI0 से, आई तो बहरहाल वही के मुख्तलिफ कंपनीज को डिनोट कर रहे हैं। बहरहाल P0 परचेज प्राइस और PT जो है करंट प्राइस और Q0 जो वो हमारा परचेज क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी हमने परचेज की थी और वो एक ही दफ़ा की है, और इसी वजह से लेस्पायर्स का फार्मूला इस्तेमाल होगा। बाकी ये आप फिगर्स मल्टीप्लाई कर लें, PI0 को QI0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 15.5 को 500 से मल्टीप्लाई कर ले। चले मैं आपको कैलकुलेटर पे बताता हूँ। यहाँ पर अब आप ये देखें कि ये 7750 कहाँ से आया है। 15.5 मल्टीप्लाई बाई 500, ये मैंने क्या किया, 15.5 ये वाला और 500 ये वाला, जो क्वांटिटी है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। आप जरा देखें PI0 QI0, यहाँ ऊपर हेडिंग देखें, इससे भी आपको समझ आएगी। बार जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये 7750 इस तरह आया है। इसी तरह अगर आप PIT को QI0 से मल्टीप्लाई करते हैं ये वाला, तो आप बेसिकली करेंगे 17.00 मल्टीप्लाई बाय 500 और ये आपके पास आ गया 8500 ये। तो इस तरीके से जैसे मैंने इस एक कंपनी के लिए बताया, आप तमाम कंपनियों के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे और फिर इनको टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद ये फिगर 39200 जो है समेशन PIT QI0 की जगह रिप्लेस करेगा, क्योंकि ये इस पूरे का टोटल है। देखिए PIT QI0 ऊपर लिखा हुआ है ना, इस पूरे का टोटल ये फिगर आ गया, ये इसको रिप्लेस करेगा। इसी तरह PI0 QI0 का जो टोटल है वो इस पूरे को रिप्लेस करेगा। 37500 मल्टीप्लाई बाई 100, जस्ट इस नंबर को इस पर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें। पता चला कि ये जो पोर्टफोलियो है ये इसमें 4.5% इसके शेयर प्राइस में इंक्रीज आया है। शेयर प्राइस में 4.5% इस पोर्टफोलियो में इंक्रीज आया है, 4.5% इंक्रीज आया। ठीक है ना जी। तो द पोर्टफोलियो कैपिटलाइजेशन हैज अ बुलिश ट्रेंड ऑफ अबाउट 4.5%। दिस इज गुड, इंक्रीज आया है तो बहरहाल अच्छी बात तो है, लेकिन ज्यादा बेहतर कंपैरिजन आप करना चाहते हैं तो इसको मार्केट एवरेज से कंपेयर करें कि मार्केट में कितने परसेंट इंक्रीज चल रहा है ओवरऑल। अगर मार्केट में 10% इंक्रीज चल रहा है और आपका पोर्टफोलियो 4.5% इंक्रीज कर रहा है तो ये कुछ इतना अच्छा पोर्टफोलियो नहीं है। शायद आपको कुछ शेयर्स बेचकर उनकी जगह ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदने जो ज्यादा अच्छे तरक्की कर रहे हैं बाहर। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं कि KSE 100 इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये कराची स्टॉक एक्सचेंज में, अब तो इसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं,
लेकिन ये नाम वही पुराना है, केएसई, कराची स्टॉक एक्सचेंज वाला। बहरहाल केएसई 100 इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये एक टेबल है, उसमें की मदद से वही पिछला जो आपको इसमें वही बात नजर आएगी जो इधर थी, ये PI0, PIT और QI0, ये तीनों चीजें वही है, ठीक है, उसी तरह है, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन की गई है एग्जैक्टली उसी तरह, लेकिन वो एक खास पोर्टफोलियो के लिए था और ये पूरे मार्केट के लिए है। तो आप इस तरह समझिए कि हमारे पास 3 स्टॉक्स हैं, ए, बी और सी, सिर्फ 3 कंपनियां हैं जिनके शेयर्स हैं। बेस पीरियड में कंपनी ए के शेयर की प्राइस है 20, अब उसकी करंट प्राइस है 22। दूसरे की थी 30, अब 33 है। तीसरे की थी 40, अब 44 है। तो ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली इस तरह हो, लेकिन बहरहाल जो भी प्राइस हो, बात समझाने के लिए ये बात काफी है। अब समझिए कि इस कंपनी का, ये जो कंपनी ए है, उसके टोटल जो शेयर है वो 50 मिलियन है। 50 मिलियन शेयर आउटस्टैंडिंग है, 50 मिलियन शेयर आउटस्टैंडिंग है और मार्केट में फ्री फ्लोट कर रहे हैं। ये इसके कंपनी बी के 100 मिलियन है और इसके 150 मिलियन है, बाकी ये वो क्वांटिटी है। बहरहाल अब आप प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, उसी तरह 20 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये फिगर आया, 22 को इससे फिगर से मल्टीप्लाई किया तो ये फिगर आया। आप जरा चेक कर लीजिएगा जिस तरह ऊपर मैंने बताया, और फिर इनको टोटल कर लें। बाकी ये टोटल ऊपर वाले को आपको पता है रिप्लेस करेगा और ये टोटल इस नीचे वाले को रिप्लेस करेगा, और आखिर में हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक अहम बात है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में बाद लोग कहते हैं कि ऐसी 100 इसलिए है कि यहाँ बाद में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात गलत है। कि ऐसी 100 इज जस्ट अ नेम, वरना वहां कराची स्टॉक एक्सचेंज में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कैसी 100 बस जस्ट एक नेम है। ये आपके पास इस तरीके से स्टॉक मार्केट कैलकुलेट हो जाता है, और ये स्टॉक मार्केट बता रहा है कि 100 यानी बेस ईयर के मुकाबले में बेस डे, क्योंकि वहां तो डेली बात हो रही होती है, बेस डे पर अगर इंडेक्स 1000 पे था तो अब इंडेक्स 1100 पे पहुंच गया है। आप इसकी मजीद डिटेल इस एड्रेस पे देख सकते हैं। एक अहम चीज इंडेक्स है, एक बहुत ही अहम इंडेक्स है जिसको हम CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है और इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन कैसे होती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की कैलकुलेशन तो वही तरीकाकार है, वही लेस्पायर्स का फार्मूला है, यही तरीकाकार चलता है, ये कोई खास मुश्किल नहीं है। लिहाजा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की कैलकुलेशन तो मैंने नहीं बताई, लेकिन इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन मैंने बताई है, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं ऊपर बता चुका हूं, वही आइडिया चलता है। और ये जो इसके लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहते हैं द वेटेड लेस्पायर्स फार्मूला इज यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्राइस इंडेक्स। ये बात मैंने ली है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक, ये वाले जो हमारा जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक है, पहले ये इसको कहते थे फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक, अब कहते हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक। तो ये उसके FAQs हैं, वहां पर से मैंने ये फिक्रा लिया हुआ है। Once CPI value is known, inflation rate is computed as follows। तो अगर आपको एक दफा CPI की वैल्यूज मालूम हो जाए तो हम इन्फ्लेशन कैसे मालूम करते हैं, ये मैंने उसका फार्मूला इन्फ्लेशन का, जैसे इसका मतलब ये है CPI की करंट वैल्यू, CPIT का मतलब है करंट वैल्यू, माइनस CPI की प्रीवियस वैल्यू, क्योंकि T-1 अगर T करंट वैल्यू है तो T-1 प्रीवियस वैल्यू हो गई, डिवाइड बाय CPI प्रीवियस वैल्यू। देखें, CPI करंट वैल्यू माइनस CPI प्रीवियस वैल्यू डिवाइड बाय CPI प्रीवियस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। वो इन्फ्लेशन जो खबरों में बार बार बताया जाता है, महंगाई इतनी हो गई उतनी हो गई, वो इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। पहले मैं खास कमोडिटी के लिए आपको बता देता हूं, फिर ओवरऑल बता दूंगा। एग्जाम्पल 5 आप देखें, फॉर अ स्ट्रॉन्गर अंडरस्टैंडिंग लेट अस एक्सप्लोर एन एग्जाम्पल।
प्रोवाइडेड इन अ गैलन ऑफ मिल्क कॉस्ट $5 इन 2004, यानी 2004 में ये बेस ईयर है, एक गैलन मिल्क की प्राइस थी $5 और अब 2014 में उसकी प्राइस हो गई $5.6। ये अमेरिकन मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। तो आपने सीपीआई कैसे कैलकुलेट करना है? ठीक है, सीपीआई तो नहीं, अगर आप ये जो प्राइसेस है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो अगर आप इन्हीं ये 5 और 5.6 को आप सीपीआई सपोज कर लें या प्राइस सपोज कर लें, तो ये इस तरह होगा, प्राइस एट टाइम टी डिवाइड बाय प्राइस एट टाइम टी माइनस 1 डिवाइड बाय टी प्राइस एट टी माइनस 1। तो प्राइस एट टी क्या हो जाएगा? 5.6, ये करंट प्राइस है। प्राइस टी माइनस 1 जो है, ये तो होना तो चाहिए कि 2004 माइनस 1, सॉरी 2014 माइनस 1, टी माइनस, अगर टी अगर 14 है तो टी माइनस 1 13 होनी चाहिए, लेकिन हम इसको बेस प्राइस से 2004 से ही डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं, तो ये जरा थोड़ा सा फर्क है। ये टी माइनस 1 वाला आपको इधर ज्यादा बेहतर समझ आएगा, लेकिन आइडिया बहरहाल वही है। करंट प्राइस बेस प्राइस डिवाइड बाई बेस प्राइस इनटू 100। करंट प्राइस है 5.6, बेस प्राइस है 5 डिवाइड बाई 5 इनटू 100। तो इसका मतलब है कि बेस प्राइस के एतबार से कंपेयर कर दिया जाए, यानी 2004 से कंपेयर कर दिया जाए, तो 2014 के में ये जो मिल्क की प्राइस है ये 12% इंक्रीज कर गई। अच्छा जी, अब हम नीचे आते हैं और सीपीआई की कैलकुलेशन, और ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये डेटा आया किधर से है। ये वेब पे डायरेक्ट देख लेते हैं। ये चार्ट आप देखिए, ये 1 ईयर की इसकी, ये देखिए, ये अप्रैल का डेटा है, ये मई का डेटा है, और ये जून का 2020 का। जून 2020 में हमारे पास सीपीआई था 132.08 और मई में था 131.01। ये दो फिगर मैंने उठाई हैं, ये दो फिगर मैंने उठाई हैं, और ये आप इधर एड्रेस वगैरह भी सारा कुछ देख रहे होंगे। तो बहरहाल ये है करंट है 132, यानी जून की है 132.80 माइनस प्रीवियस है मई में। अब ये आपको टी माइनस 1 की ज्यादा समझ आएगी। अगर ये टी शो कर रहा है जून को, तो टी माइनस 1 जो है मई को शो कर रहा होगा उसी ईयर का। तो 132.08 माइनस 131.01 डिवाइड बाई 131.01 इंटू 100, तो ये तकरीबन 0.81% पिछले महीने के मुकाबले में एक महीने में इतने परसेंट प्राइसेस में इंक्रीज आ गया है। और यहाँ टी क्या है? जून 2020, और टी माइनस 1 क्लियरली मई 2020 है। So the price has increased by 0.81% in June 2020 as compared to previous month. ये हो गया जी कि इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। और बस थोड़ा सा और आपको मैं बताता जाऊँ, कुछ तो मैंने ये वेबसाइट्स भी आप लोगों को बता दी हैं, इधर कुछ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, लेकिन आप नेट पे चेक करना चाहें तो ये एक एड्रेस है, और पाकिस्तान कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की आपको फिगर्स मिल रही होंगी। ये इंडेक्स है एक ईयर के लिए, आप चाहे तो इसको 5 सालों के लिए देख लें, आप चाहे इसको 10 सालों के लिए देख लें, आप इसको 25 सालों के लिए देख लें। और डियर स्टूडेंट, अब आपको समझ आ रही होगी कि ये कोई जो है ना पीटीआई की या नून लीग की या पीपीपी की बात नहीं है। ये प्राइसेस ओवरऑल इस पूरे सालों में मामूली फ्लक्चुएशन के साथ इसी तरह इंक्रीज कर रही हैं। किसी की अच्छाई बुराई का इससे कोई ऐसा फिगर इसमें नजर नहीं आ रहा। ये ओवरऑल रिजल्ट्स है, अभी भी वही चल रहा है, वही इंक्रीजिंग ट्रेंड है। और बाकी ये अलग बात है कि बाद लोग कहेंगे कि नहीं जी इन्होंने बड़ी तबाही मचा दी है, सच कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा। असल अगर हम देखेंगे तो प्राइसेस अगर वाकई कोई सिग्निफिकेंट फर्क आएगा जब इंडेक्स जो है ना
120 से अल्लाह करे 100, 80, 60 इस पर आए तो फिर बात करेंगे कि वाकई कोई फर्क आया है। अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, वही पुराना ट्रेंड है जो तकरीबन उसी तरह चल रहा है, मामूली फर्क के साथ, ठीक है ना। और ये मामूली फ्लक्चुएशन मार्केट में चल रही होती है। अभी जो हम देख रहे होते हैं कि ये इतना ज्यादा ये बात चीजें शूट कर गई हैं, लेकिन इसमें जो हमें चीजें नजर आ रही हैं, कोरोना वायरस और इस तरह के बड़े खतरनाक जो सिचुएशन नजर आ रही हैं, तो इसमें इस पर और खास तौर पे हम देख रहे हैं कि बाज लोग माफियाज हैं जो गवर्नमेंट को खास तौर पे तंग कर रही हैं, तो अगर उसके इफेक्ट्स यहाँ नजर आ रहे हैं तो ये चीजें हमें इसमें नजर आ रही हैं। इसके अलावा सीपीआई की ये फिगर्स ये भी मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको बता दूं, ठीक है ना। तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको कुछ ना कुछ इसकी इंडेक्स नंबर की समझ आई होगी। चले जी, अब इसको क्लोज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।